हेलो फ्रेंड्स, दिस इज स्नेहा। वेलकम टू डोरस्टेप लर्निंग। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा DSSB के एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरे गए थे, जिसमें हमारी PGT ज्योग्राफी के भी वैकेंसी आई हुई है। और अभी देखिए लॉकडाउन का वक्त चल रहा है, तो हो सकता है आगे एग्ज़ाम की डेट भी एक्सटेंड हो जाए। लेकिन यह हमारे लिए एक अच्छी बात है, इसको पॉजिटिव वे में लेके चलेंगे कि हमें और तैयारी करने के लिए एक अच्छा वक्त मिले। तो आपकी एग्ज़ाम की तैयारी एक अच्छे तरीके से होती रहे, इसके लिए मैं आपकी हेल्प करने वाली हूँ। सो आज की वीडियो में हम DSSB PGT ज्योग्राफी फीमेल जुलाई 2018 को क्वेश्चन पेपर को अच्छे से एनालाइज करेंगे। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी, आप अपने साथ नोटबुक और एक पेन को लेके ज़रूर बैठे, क्योंकि क्वेश्चंस के आंसर बताते हुए मैं आपको एक इम्पोर्टेंट टॉपिक भी बताऊंगी कि कौन से टॉपिक को आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है। तो हम इस आज की वीडियो में हर क्वेश्चन को एकदम अच्छे से एनालाइज करेंगे कि कहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ में आपको एक नीचे बेल आइकन भी दिख रहा होगा, उसको भी प्रेस कर दे, ताकि मैं आगे कोई भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्रमलिस और एस्कर भूमि के वह प्राकृतिक रूप हैं जो डैश द्वारा बनते हैं। अब मैं आपको इमेज में दोनों ही प्राकृतिक रूप दिखाती हूँ। देखिए, ये है ड्रमलिन और ये है एस्कर, और ये दोनों ही निक्षेपणात्मक यानी डिपोजिशनल लैंडफॉर्म फीचर हैं इन ग्लेशियर। ये ग्लेशियर है और ये है अरे ये भी बाकी आपको सभी याद करने हैं। ये है रिज ऑफ मोरेस और कैटल होल। ये सारे ही डिपोजिशनल यानी निक्षेपणात्मक लैंड फीचर हैं। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो इसमें हमारा सही आंसर जो है हिमनद होगा, यानी ग्लेशियर। अब आपको अपने पेन को भी, जैसे मैंने कहा था, लेकर बैठना है। तो आपको आगे इसमें क्या पढ़ना है, आपको जितने भी लैंडफॉर्म फीचर हैं डिपोजिशनल और इरोजनल यानी निक्षेपणात्मक और अपरदनात्मक, दोनों ही तरह के आपको याद करने हैं। सिर्फ हिमनद नहीं, बल्कि आपको नदियों, पवन, समुद्री लहरों सभी के याद करने हैं। तो आपका ये पहला टॉपिक हो गया है कि आपको ये पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है, ITCZ का विस्तारित रूप निम्नलिखित में से कौन सा है। देखिए, ये जो कौन सा जोन होता है, ये हमारा अर्थ है, और ITCZ जो है नियर द इक्वेटर, ये ITCZ पाया जाता है, और इसमें जो है थ्रू आउट द ईयर जो है हाईएस्ट टेम्परेचर होता है। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। अब देखिए, इसे इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो है ये ट्रॉपिकल रीजन के पास, ये जो है बिटवीन द ट्रॉपिकल रीजन, ये हमारी जो है ITCZ की जो बेल्ट है पाई जाती है, और इसमें हाईएस्ट टेम्परेचर रहता है थ्रू आउट द ईयर। और अब मैं बताऊंगी आपको इसके साथ साथ क्या क्या पढ़ना है। तो आप इसके साथ देखिए, विंड सिस्टम कर लीजिए, विंड बेल्ट के शीतकालीन अयनांत पर घंटे और मिनट के दिन की समय अवधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो देखिए, शीतकालीन अयनांत यानी ये विंटर सोल्स्टिक है। और तो विंटर सोल्स्टिक में क्या होता है, जो हमारा अर्थ है, इस पे मकर रेखा पे जो सूर्य की किरणें होती हैं वो सीधी पड़ती हैं, जिस कारण जो है सदर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध में जो है दिन की अवधि है सबसे लंबी होती है, और ये जो दिन है हमारा 21 और 22 दिसंबर का होता है। तो इसे हम शीतकालीन अयनांत कहते हैं। ऐसे ही समर सोल्स्टिक होता है, यानी ग्रीष्मकालीन अयनांत। इसमें जो है कर्क रेखा पे यानी उत्तरी गोलार्ध में है सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, जिसमें 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। अब हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़े, और देखिए इसमें फिर 0 डिग्री अक्षांश पे तो हमारे दिन और रात की लंबाई बराबर होती है। तो देखिए हमारा ये बिल्कुल सही होगा, 12 घंटे का दिन है, 12 घंटे की रात होगी। और जब मैंने कहा है शीतकालीन अयनांत है यानी ये विंटर सोल्स्टिक है, तो इसमें दिन की अवधि लंबी होगी, यानी जब हम 0 डिग्री से दक्षिणी गोलार्ध की ओर बढ़ेंगे तो दिन की अवधि लंबी होगी। तो इसके मतलब ये हमारा दक्षिण गोलार्ध की ओर नहीं जा रहे हैं, तो हम बेसिकली अब इसमें कहाँ जाएंगे, उत्तरी गोलार्ध की ओर जा रहे हैं। तो उत्तरी गोलार्ध की ओर जाएंगे तो आप देखेंगे जो 40 डिग्री अक्षांश है, इसमें दिन की जो लंबाई है ये काफी कम दिया गया है। तो 6 घंटे 10 मिनट नहीं होगा, कम से कम इसमें 9 घंटे का टाइम तो होगा ही होगा। तो हमारा सी ऑप्शन जो है वह गलत है।
आइसोथर्म वह काल्पनिक रेखाएं हैं जो समान डैश वाले स्थानों को आपस में जोड़ती हैं। तो आइसोथर्म थर्म से आप समझेंगे टेम्परेचर यानी थर्मल एनर्जी, यानी हमारा फोर्थ ऑप्शन सही है तापमान। वायु दाबीय मंडल को हम किससे नापते हैं? आइसो बार से नापते हैं। इसी तरह बाकी जो आइसो से रिलेटेड वर्ड्स हैं आप उन सबको भी याद कर लीजिएगा। किस वर्ष आर जे टोरले ने विभिन्न आधारों पर जन आंदोलन का वर्गीकरण दिया था? देखिए, टू बी ऑनेस्ट मुझे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला, लेकिन जितना मैंने इसके बारे में नेट वगैरह पे रिसर्च करा है मुझे मालूम चला कि ये क्वेश्चन जो है हमारा बेसिकली इकोनॉमिक ज्योग्राफी से रिलेटेड है, लेकिन इसकी जो क्या कॉन्सेप्ट है, क्या थ्योरी है, ये मुझे नहीं मिला। तो लेकिन जो इसका आंसर है वो है हमारा 1985। अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं कि ये बेसिकली है कहाँ। और पृथ्वी के अक्ष पर घूर्णन हवा की दिशा को प्रभावित करता है, इस बल को क्या कहा जाता है? यानी अर्थ के जो रोटेशन के कारण जो हवा में डायरेक्शन प्रभावित होती है, उस बल को हम क्या कहते हैं? तो इसका जो आंसर है कोरियोलिस बल कहा जाता है, कोरियोलिस फोर्स। इसकी इमेज मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें क्या होता है, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध में जो है अर्थ के रोटेशन के कारण हवा की जो डायरेक्शन कैसी हो जाती है, वो अपनी दिशा से डाइवर्ट होके राइट की ओर मूव कर जाती है। और दक्षिणी गोलार्ध में यानी सदर्न हेमिस्फीयर में ये क्या होता है, लेफ्ट की ओर मूव कर जाती है विंड की डायरेक्शन। इसी को हम जो है कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। अवसादी चट्टानें और उनके निर्माण के प्रकार का सही जोड़ा पहचानिए। यानी इसमें बताना है हमें, देखिए कि कौन सा जोड़ा सही है। तो अवसादी चट्टानें हैं, इनके 3 टाइप के प्रोसेस होते हैं। एक होता है मैकेनिकल प्रोसेस जिसे हम यांत्रिक क्रिया कहते हैं, और दूसरा होता है जैविक तत्वों से निर्मित यानी जिसे हम बायोटिक एलिमेंट कहते हैं, और होता है रासायनिक तत्वों द्वारा निर्मित यानी सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशन बाय केमिकल एलिमेंट। तो देखिए इसमें हमारा शारीरिक रूप से कोई नहीं होता, ना ही कार्बनिक रूप से गठित होता है। तो देखिए यांत्रिक और रासायनिक में ही हमें देखना है। तो मैं पहले आपको बता देती हूँ रासायनिक रूप से जो गठित होते हैं उनमें क्या क्या आता है। एक तो आता है डोलोमाइट, रॉक सॉल्ट, जिप्सम या फिर लाइमस्टोन यानी सेंधा नमक, डोलोमाइट, जिप्सम, चूना पत्थर, ये सब आते। लेकिन जो हमारे यांत्रिक रूप से क्रियाओं से निर्मित होती हैं सादी चट्टानें यानी सेडिमेंट्री रॉक, इसमें आता है हिमानी द्वारा जो होती है इसमें बोल्डर क्ले होता है, और विंड द्वारा जो होती है लोएस होता है, और वाटर द्वारा जो होता है इसमें बालुआ पत्थर होता है जो इसमें हमें ऑप्शन में दिया गया है, गोलाश्म होता है, और चीका मिट्टी होती है, शैल होता है। तो हमारा ऑप्शन थर्ड सही हो गया, यांत्रिक रूप से गठित है बालू का पत्थर और संगुटिका। देखिए अवसादी चट्टान पढ़ा है, अब आपको क्या पढ़ना है, टोटल पढ़ना है टाइप ऑफ रॉक्स, इनकी प्रोसेस क्या क्या है, इसमें कौन कौन सी मैकेनिकल यानी यांत्रिक, रासायनिक, जैविक रूप से किस तरीके से गठित कौन कौन सी टाइप है। तो हमारा आपका ये टॉपिक भी हो गया है। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। दुनिया के किस भाग में वायु अपरदन से बहने भूदृश्य को सैरिन और रेग कहा जाता है? तो देखिए इसका आंसर है सहारा। और उससे पहले भी मैं ऐसे ही क्वेश्चन डिस्कस कर चुकी हूँ जिसमें मैंने आपको बताया है कि आपको तीनों टाइप्स की विंड, वाटर, ग्लेशियर और वे सभी तरीके के जितने भी लैंड फीचर हैं, अपरदनात्मक हो चाहे निक्षेपणात्मक हो, आपको सब पढ़ने हैं। तो इसका सही आंसर है हमारा सहारा। ये एग्जैक्ट, इसमें कोई आपका समझाने वाली चीज नहीं है, ये आपका डायरेक्ट फैक्ट है। ध्रुवीय विस्थापन बल किससे संबंधित है? देखिए ये जो है क्वेश्चन आपका वैगनर की थ्योरी जो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी उससे है। इसमें इन्होंने 2 बल बताए थे, एक ज्वारीय बल, एक ध्रुवीय विस्थापन बल। देखिए जो पृथ्वी है पूरी तरीके से गोल नहीं है, ये भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर लाइन की वो थोड़ी सी उभार है। ये जो उभार है इसलिए पृथ्वी के घूर्णन के कारण है। तो इसका आंसर जो है सेकंड ऑप्शन सही है, पृथ्वी का घूर्णन। निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की एक प्रमुख महाद्वीपीय प्लेट नहीं है? तो देखिए हमारी 7 जो है प्रमुख महाद्वीपीय प्लेट होती हैं, इसके अलावा जो अन्य स्मॉल प्लेट होती हैं, छोटी प्लेट होती हैं। तो अरेबियन प्लेट जो है वो हमारी स्मॉल प्लेट में आती है।
तो हमारे 7 प्रमुख माध्यमिक प्लेट हैं जो बाकी का नाम दिया गया है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के दौरान पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य के सबसे दूर स्थित होती है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? देखिए 4 जुलाई को है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वो सबसे अधिक होता है, तो इसे हम अपसोर कहते हैं और इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं एफेलियन। लेकिन जो 3 जनवरी होता है, 3 जनवरी को है, पृथ्वी और सूर्य की दूरी सबसे कम होती है, ये सबसे नजदीक होते हैं, जिसे हम उपसौर कहते हैं, पेरिहेलियन। लेकिन इसका जो हमारा आंसर है वो क्या है? अपसौर सबसे दूर स्थित है 4 जुलाई को, तो इसको आप याद रखें। चुंबकीय तूफान क्या है? देखिए इसे हम सौर तूफान भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, सूर्य की जो सतह होती है इसमें से एक असीम ऊर्जा है, एनर्जी निकलती है, जिसके कारण जो है नाभिकीय विकिरण होता है, नाभिकीय यानी नेबुला। और इसमें जो क्या होता है, इसके प्रभाव के कारण जितने भी ब्रह्मांड में प्लैनेट हैं, जितने भी, वो भी प्रभाव में आ जाते हैं यूनिवर्स में। और इससे क्या होता है, इसके जो कण हैं, जो एनर्जी के जो कण हैं, इससे अन्य ग्रह जो हैं वो भी प्रभावित होते हैं। सो इसका सही आंसर है हमारा फर्स्ट, खगोलीय पिंडों के चुंबकीय क्षेत्रों में गड़बड़ी। पृथ्वी का हीट बचत क्या है? देखिए इसमें जो सूर्य का जो ऊष्मा है उसको पृथ्वी ने कितनी मात्रा में अपना ऑब्जॉर्व किया है, और कितनी मात्रा को उसमें रिफ्लेक्ट किया है, या फिर कितनी क्वांटिटी में जो है एनर्जी को है, सन की एनर्जी को है, एटमॉस्फेयर ने ऑब्जॉर्व किया है, ऐसी डिफरेंस, ये जो क्या होता है, ये हमारा एक बजट बताता है कि कितना कितना पार्ट, कितना पोर्शन हीट का किस भाग ने लिया है और किसने कितना रिफ्लेक्ट किया गया है। तो इसका सही आंसर है हमारा प्राप्त ऊष्मा की मात्रा पृथ्वी द्वारा प्राप्त ऊष्मा के बराबर होती है। पेपर इतना टफ नहीं है, हो सकता है आपको इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन ये आते हों, लेकिन हम सबको साथ लेके चलना है, तो इसलिए समझाना भी जरूरी है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, ज्योग्राफी शब्द है, ये किसने पेश किया था? काफी आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट फैक्ट है, आपको इसको ऐसी इस तरीके से ही याद करना होगा। तो सही आंसर है हमारा इरेस्थोनिस। इसमें हमें मैच द फॉलोइंग करना है। तो देखिए इसमें जो आपको सबसे पहले अच्छे से आता हो उसको आप उठाइएगा। तो अभी मैं इसमें से इजी देखती हूँ। देखिए आपतन क्या होता है? इंसोलेशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो होती है उसे आपतन कहते हैं। तो हमारा इसका क्या होगा? बी होगा, आगमिक सौर विकिरण। फिर देखिए इसोहेल, इसोहेल या आइसोहेल, इसको हम देखिए क्या कहते हैं? धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मानचित्र पर जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं। देखिए ये इंपॉर्टेंट काफी क्वेश्चन है, इससे पहले भी देखिए आपने आइसोथर्म देखा था, तो इस तरीके की टर्मिनोलॉजी आप याद जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए एल्बिडो क्या होता है? एल्बिडो क्या होता है? जितनी भी अर्थ पे लैंड फीचर है वो डिफरेंट मात्रा में है, डिफरेंट प्रतिशत में जो है, परसेंटेज में जो है, जो सन की रेस जो आई है उसको रिफ्लेक्ट करती है। ये कितनी मात्रा में किसने रिफ्लेक्ट किया है उसको ये एल्बिडो जो है हमारा बताता है। तो जो सबसे ज्यादा जो एल्बिडो की जो मात्रा होती है वो जो है हमारी क्रिस्टल क्लियर आइस जो होगी उसकी होती है। तो आइस की सबसे ज्यादा एल्बिडो होता है, और जितना कलर का डार्क होगा उसी चीज का जो है एल्बिडो की मात्रा सबसे कम होगी। ये वार्षिक रेंज क्या है? इसमें सबसे गर्म और ठंडे महीने की औसत तापमान का अंतर। तो काफी आसान क्वेश्चन था हमारा, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा। अगेन हमारा ये फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, मैदानी क्षेत्रों से पहाड़ों तक जाने के दौरान तापमान दर में कितनी कमी आएगी? यानी हम प्लेन एरिया से हिल एरिया की ओर जा रहे हैं, तो जो टेम्परेचर का जो परसेंटेज है, ये दर है, रेट है, वो किस तरीके से गिरेगा? हर 165 मीटर की हाइट पे टेम्परेचर 1 सेंटीग्रेड तक गिर जाएगा। देखिए क्वेश्चन पेपर मुझे इंग्लिश में नहीं मिला है, तो इसी में से मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। ये एक वेबसाइट थी, यहाँ से मुझे ये पेपर मिला है। देखिए इसमें भी इन्होंने कितना डार्क अपनी इस वेबसाइट का नाम लिख दिया है कि क्वेश्चन भी अच्छे से विजिबल नहीं हो रहा है, बट लेकिन क्या कर सकते हैं, हमें क्वेश्चन समझने से मतलब है। तो आपको अगर चाहिए ये क्वेश्चन पेपर तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, सूर्य के चारों ओर शनि ग्रह की परिक्रमण अवधि कितने वर्ष है? अनदर फैक्ट क्वेश्चन है हमारा। तो आपको
क्या याद करना है? अब देखिए आपको सोलर सिस्टम के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले लेना है। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है 29.46 ईयर्स। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका का सिएरा नेवादा पर्वत माउंटेन किसका उदाहरण है? तो ये जो उदाहरण है ब्लॉक माउंटेन का है। तो आपको क्या करना है, अब जितने भी फेमस माउंटेन्स हिल एरिया इन द वर्ल्ड, आपको उसके बारे में याद करना है कि वो किस टाइप का है। जैसे इंडिया में हो गया हमारे अरावली हो गया, और हिमालय हो गया, हिमालय फोल्डेड माउंटेन है। इसी तरीके से आपको पश्चिमी घाट हो गया, उसका कोई फेमस, और इसी तरह आपको ओवरऑल दी वर्ल्ड जितने भी फेमस माउंटेन हैं उनके एक बार आपको नाम याद कर लेने हैं और वो किस टाइप का माउंटेन है। WM डेविस सिद्धांत का आधार क्या है? इसकी कंप्लीट थ्योरी जो है मैंने अपने चैनल पे कराई हुई है। इसका देखिए आपको लिंक ऊपर यहाँ पे दिख जाएगा वीडियो के, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं इस वीडियो का लिंक दे दूंगी, आप वहां से जाके देख सकते। तो इसमें इन्होंने 3 फैक्टर माने थे जिसके आधार पर इन्होंने बताया था कि किस तरीके से जो लैंड फीचर का फॉर्मेशन होता है और फिर किस तरीके से वो डिक्लाइन होता है। तो 3 थे संरचना, प्रक्रिया। देखिए अवस्था में हमारा यंग एज, ओल्ड एज, इस तरीके से इन्होंने बताया था, और प्रक्रिया में किस तरीके से इसका फॉर्मेशन हुआ है। संरचना यानी किस तरह की हमारी चट्टान है, अवसादी है, या फिर सेडिमेंट्री है, या फिर मेटामॉर्फिक है, या इग्नियस है। क्या पृथ्वी के घूर्णन की दूरी में झुकाव पृथ्वी की सतह पर विकिरण की मात्रा को प्रभावित कर? तो इस काफी आसान क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता आपको इसमें समझाने की कुछ ज्यादा जरूरत है। आप सभी जानते हैं कि इस अर्थ के घूर्णन के झुकाव के कारण जो है सूर्य की किरणों का प्रभाव जो है अलग अलग लैटिट्यूड पे अलग अलग मात्रा में होता है। तो चलिए इसका आंसर हाँ रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पुरातन क्रिस्टलीय और पुरातन प्रणाली की अत्यधिक रूपांतरित उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य समूह में से नहीं पाई जाती है? पेनिनसुलर रीजन है, और यहाँ पे जो चट्टान की जो अवधि है कंपैरेटिवली नॉर्थ इंडिया के जो है ये पुरातन यानी पुरानी चट्टानें हैं। तो इसका हमारा देखिए नहीं पूछा गया है। तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर। देखिए ये मैप है, जियोलॉजिकल मैप ऑफ इंडिया। यहाँ पे से आप देखिए चट्टानें देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप खुद डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है उत्तर प्रदेश, यहाँ पे जो है हमारी सेडिमेंट्री जो है रिसेंट जो चट्टानें हैं, रॉक हैं, वो पाई जाती हैं। और जो यहाँ पे देखेंगे आप ये डेक्कन ट्रेप की है, यहाँ पे प्री कैम्ब्रियन है, इसी तरीके से गोंडवाना वाला है। तो ये हमारा पुरातन हो गया है। तापी नदी का स्रोत कहाँ है? तो तापी नदी का जो स्रोत है वो मुल्ताई में है। और इसी तरीके से आपको क्या करना है, आप जितने भी इंडियन रिवर सिस्टम है उसको याद करना है। तो आप अपना टॉपिक लिख लीजिए कि आपको पढ़ना क्या है, इंडियन रिवर सिस्टम। अगला क्वेश्चन की ओर देखेंगे। जैसे जैसे हम दक्षिण से उत्तर की ओर यानी मैदान से हिमालय तक जाते हैं हम क्या पाते हैं? देखिए मैदान से हिमालय की ओर जा रहे हैं। हिमालय क्या है? हमारे फोल्डेड माउंटेन है, यानी बल्लित पर्वत श्रृंखलाएं हैं जिनका जो फॉर्मेशन है आपस में कंप्रेस्ड होने के कारण ही जो है फोल्डेड माउंटेन बने हैं। भारत की पारदीपीय नदियां निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? देखिए जो पारदीपीय नदियां हैं यानी ये अनुवर्ती अपवाह हैं। ये वो नदियां होती हैं जो पर्वत निर्माण के कारण वहां पे अपना मार्ग को है परिवर्तित कर देती है, यानी अपना जो रास्ता है इसको चेंज कर लेती हैं। ये अपवाह अनुवर्ती अपवाह तंत्र है। और इसी के साथ पूर्ववर्ती होता है जिसमें जो नदियां हैं अपना मार्ग को परिवर्तित नहीं करती हैं। जिस समय उनका फॉर्मेशन हुआ था जहां से वो पहले से बह रही थी अब भी वो उसी मार्ग से बह रही हैं, उसे पूर्ववर्ती नदियां हम कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर है कि पेनिनसुलर रिवर जो सिस्टम है उसमें जो ये है अनुवर्ती अपवाह तंत्र है। ट्रेवार्स द्वारा भारतीय जलवायु का वर्गीकरण किस पर आधारित है? देखिए इन्होंने 2 तापमान और अन्वेक्षण के आधार पर इंडिया का जो भी क्लाइमेट है उसको रीजन, वहाँ पे किस तरीके की जलवायु, वहाँ पे किस तरीके के तापमान और अन्वेक्षण पाया जाता है उसके आधार पर जलवायु को वर्गीकरण किया था। इन्होंने 5 इसमें बड़े कैपिटल लेटर है इंग्लिश के वो यूज किए थे, ABCDE। इसमें टुंड्रा, मरुस्थल, इस तरीके से इन्होंने बताया था और एक इंडेक्स भी दिया था। तो आप इसको पूरा कंप्लीट एक बारी थ्योरी को जरूर पढ़ लीजिएगा। इसके साथ आप कोपेन का जो क्लासिफिकेशन है उसको भी करिएगा।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से सतपुरा रेंज का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? धूपगढ़ है, ये मध्य प्रदेश में है। सतपुरा रेंज धूपगढ़ इसका हाईएस्ट पीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, यद्यपि पारदीपीय पठार की सामान्य ढलान पूर्व की तरफ होती है, लेकिन फिर भी कुछ नदियां पश्चिम की तरफ बहती हैं। इनकी पहचान करें। सिर्फ दो ये नदियां देखिए, इसमें नर्मदा और तापी, ये पश्चिम की ओर बहती हैं। विशिष्ट परिस्थितियों में परस्पर प्रभाव डालने वाले पौधे और पशु प्रजातियों की कुल समूह को क्या कहा जाता है? यानी ये जो पौधे हैं और पशु प्रजाति हैं, उनका एक क्षेत्र जो है बनता है, जिसमें विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में वो आपस में एक उनका हैबिटाट बन जाता है, यानी उस एनवायरनमेंट में वो अपना आप को एडेप्ट कर लेते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? बायोम कहते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन इसका हमारा सही होगा, बायोम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति के आधार पर निम्नलिखित में से ज्वार के दो प्रकार कौन से हैं? देखिए, इसमें स्थिति के आधार पर पूछा गया है, यानी जो हम देखते हैं ना कि सन और अर्थ के बीच में कभी चंद्रमा बीच में आ जाता है, कभी सूर्य आ जाता है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में। तो इसके आधार पर दो ज्वार बनते हैं। कौन कौन से हैं? एक है वसंत ज्वार और है नीप ज्वार, नीप टाइड, जिसे इंग्लिश में भी हम नीप टाइड कहते हैं, इस पे स्प्रिंग टाइड कहते हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में क्रेवास किस काल की धरोहर है? तो देखिए, आपका क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है। आप देखेंगे 11th क्लास की एनसीईआरटी में भी दिया गया है, आपका हो सकता है इसे छोटी क्लास की एनसीईआरटी में भी दिया गया हो। तो मैं आपको दिखा देती हूँ क्या है ये। करेवास वर फॉर्म ड्यूरिंग द पैलियोस्टीन पीरियड, यानी 1 मिलियन ईयर अगो इसका फॉर्मेशन हुआ था। ये क्या है? जो ग्लेशियर लैंडफॉर्म का जो डिपॉजिट है वो जमा हो गया है कश्मीर की जो वैली है वहां पे ये जमा है। इसको हम लेफ्ट डिपॉजिट प्रोसेस जो है, इसको हम क्या कहते हैं? कारेवास कहते हैं। आप चाहते हैं इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन, तो आप इसको सर्च करके पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय में पर्वतीय मार्ग नहीं है? देखिए, इसमें हमारा आंसर पालघाट पास दिया है। जो पालघाट पास है, ये जो है वेस्टर्न घाट में यानी पश्चिमी घाट में पाया जाता है, कोयम्बटूर इन तमिलनाडु एंड बिटवीन केरला। तो पालघाट पास इसका सही आंसर होगा। देखिए, तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ क्या है? दो लगातार शीर्षों के बीच की क्षैतिज दूरी को कहते हैं वेवलेंथ। इसको मैं दिखा देती हूँ आपको डायग्राम बना के। देखिए, इसको हम वेवलेंथ कहते हैं। दो लगातार शीर्षों के बीच की जो क्षैतिज दूरी है, इसको हम तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ कहते हैं। महाद्वीपीय शेल्फ की गहराई डैश से डैश तक होती है, यानी इसकी 30 मीटर से 600 मीटर के बीच में होती है। देखो, अब आपको क्या याद करना है? जितने भी ओशन लैंडफॉर्म फीचर हैं उनको याद करना है। जैसे ये आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, फिर आपको कॉन्टिनेंटल डीप और कॉन्टिनेंटल जो मैदान होता है, इसको शायद हम रिज कहते हैं, वो आप सभी को ये याद करना है। इनकी कितना डेप्थ होता है और डीपेस्ट पॉइंट, ये सब आप डिटेल एक बार ही जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो रेचना दोआब किसके बीच स्थित है? ये है रावी और चिनाब नदियों के बीच में स्थित है रेचना दोआब। तो आप ये देखिए, याद करने के कितना आसान है। रा से रेचना में आप रा ले सकते हैं और चा से चिनाब ले सकते हैं, तो रेचना दोआब हमारा बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तरी पूर्वी हिमालय में हिमरेखा की औसत ऊंचाई कितनी है? ये भी आपको याद करना है एग्जैक्ट इसी तरीके से। समुद्र तल से कितनी है? ये 4400 मीटर ऊपर, यानी 4400 मीटर। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर के पानी के ताप वितरण को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? यानी जो ओशन वाटर है उसके जो टेम्परेचर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको प्रभावित नहीं करता है। तो प्रचलित पवनें करती है। विंड से क्या होता है? विंड जो है जितना भी ओशन वाटर है उसकी डायरेक्शन को चेंज करती है, इसको इधर से उधर इसको रोटेशन करती रहती है वाटर का, और भूमि और पानी की असमान वितरण भी करता है। अक्षांश यानी लैटिट्यूड भी करते हैं। तो ए ऑप्शन सही है, समुद्र और भूमि की ढलान ये नहीं प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
पानी के खारेपन को समुद्र जल में कितने ग्राम मिश्रित नमक की मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है? ये सैलिनिटी का क्वेश्चन है आपका कि एक 1000 ग्राम में जितनी सैलिनिटी है होती है पानी के अंदर, समुद्री पानी के अंदर, उसको हम ओशन वाटर को उसको हम नापते हैं, तो इसका आंसर 1000 ग्राम होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए मैंने आपको अभी क्या कहा था कि आपको कोपेन का जलवायु वर्गीकरण भी एक बार पढ़ लेना है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका केवीएस और डीएसएसबी में और एनवीएस एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो आप देखिए कोपेन का जलवायु वर्गीकरण की योजना द्वारा दी गई कैपिटल अक्षरों और जलवायु के प्रकारों का सही जोड़े बनाइए। ए क्या है हमारा? उष्णकटिबंधीय जलवायु। और बी क्या है हमारा? शुष्क जलवायु। सी है हमारा गर्म समशीतोष्ण। और डी है हमारा ठंडी बर्फबंद जलवायु। ई हमारा सर्द जलवायु है। एच जो होता है उच्च भूमि होता है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? ये फैक्ट है, आपको एग्जैक्ट याद करना होगा, 1973 में। और इसके साथ मैं आपको बता देती हूँ आपको क्या क्या पढ़ लेना है। आपको यूएनडीपी होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास, और जितनी भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितनी भी स्कीम आई थी, या देखिए जैसे पृथ्वी सम्मेलन हुआ, रियो सम्मेलन हुआ, एजेंडा 21 हुआ, आपको ये सब याद कर लेना है। ये हमारा ज्योग्राफी ऑफ थॉट से क्वेश्चन है। अब आप देखिए पेपर को एनालाइज करना सीखिए कि कहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से आए हैं। तो आप देखेंगे ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से ज्यादातर आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ये आपका थॉट का क्वेश्चन आ गया है। कुछ क्वेश्चन आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी, कॉन्टिनेंट, ये सब पूछा गया है, और एक क्लाइमेटोलॉजी से भी आपके क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके आ रहे हैं एग्जाम में। अब देखिए मिलान करेंगे। हिपोक्रेटिस जो है ये ग्रीक है के स्कॉलर हैं। हंटिंगटन जो है ये अमेरिकन है। कांट जो है जर्मनी के हैं। इब्न खल्दून जो है अरब के ज्योग्राफर हैं। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे अब हम। 2005 के अनुसार भारतीय राज्यों में मिजोरम में वनों के क्षेत्र सबसे ज्यादा है। निम्नलिखित में से किस राज्य में वनों का क्षेत्र सबसे कम है? हरियाणा में है। अब क्या करिएगा, साथ में जो नया डाटा आया हो उसको याद कीजिएगा एक बार ही, हो सकता है, या फिर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो दिया है उसको पढ़ना है। मानव भूगोल मानव समाज तथा पृथ्वी की सतह के बीच संबंधों का संरचनात्मक अध्ययन करता है। यह किसने कहा था? ये किसने कहा था? रेडजेल ने कहा था। अब आपको देखना है ज्योग्राफी ऑफ थॉट से आपके कितने क्वेश्चन हो चुके हैं। आपके अब तक 3 क्वेश्चन ज्योग्राफी ऑफ थॉट से पूछे जा चुके हैं। अब देखिए मैंने आपको कहा था ना, आप जितनी भी पर्यावरण की स्कीम है उनको याद कर लीजिएगा। देखिए दोबारा एक क्वेश्चन पूछा गया हमारा, राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम कब अस्तित्व में आया था? तो 2003 में आपका जैव विविधता अधिनियम अस्तित्व में आया था। बायोडाइवर्सिटी बोलेंगे इसे, नेशनल बायोडाइवर्सिटी। कार्ल राइटर ने निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणाएं जुड़ी हैं? कार्ल राइटर ने कौन सी दी थी? संभाव्यतावाद, जिसे हम पॉसिबिलिज्म कहते हैं। भारत में कुल भूमि का कितना प्रतिशत भूकंपीय खतरे के अति संवेदनशील है? 59%। 2005 में भारत सरकार के प्रकाशन के अनुसार भारत की कुल भौगोलिक क्षेत्र में वनों के क्षेत्र का कुल प्रतिशत कितना है? तो कितना प्रतिशत है? 22.50% है। तो देखिए मैं जो ऐसे क्वेश्चन है इनमें टाइम वेस्ट करना बेकार है, तो हम वही क्वेश्चन करेंगे ज्यादातर जो समझने वाले हैं। देखिए थॉर्नवेट का दोबारा एक क्वेश्चन आ गया। देखिए 3 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं क्लाइमेट में थ्योरी के, आप देख सकते हैं, कोपेन का और 2 इसके ने प्रत्येक आर्द्रता क्षेत्र के उप आर्द्र क्षेत्रों में विभाजित किया था। ये क्षेत्र कौन सा है? बीडी की पहचान करें। बीडी कौन सा होता है? इसमें सभी मौसम में वर्षा की कमी के साथ आर्द्र क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन नियतिवाद के समर्थक हैं? नियतिवाद के समर्थक कौन थे? इमैनुअल कांट। तो आप देखिए इसमें क्या होता है, नियतिवाद में जो मानव की क्रियाएं हैं वो पर्यावरण के द्वारा नियंत्रित होती हैं। तो इसमें देखेंगे कि आप अगर सर्दी होती है तो आप गर्म कपड़े पहनते हैं, तो यानी पर्यावरण के द्वारा है आपकी क्रियाएं जो है डिपेंड करती हैं कि आप किस तरीके का व्यवहार करेंगे।
तो नियतिवाद में ये कहा गया था। इसको हम डिटर्मिनिज्म भी बोलते हैं। तो डिटर्मिनिज्म में इसमें दिया गया था, इसको इमैनुअल कांट ने इसके समर्थक थे। मैंगो शावर क्या है? देखिए, इसे हम प्री मानसून शावर भी कहते हैं। जो मानसून आने से पहले जो वर्षा होती है, जो रेनफॉल होता है, उसको हम मैंगो शावर कहते हैं। तो इसको सेकंड ऑप्शन इसका सही होगा, मानसून आने से पहले की वर्षा। मानसून की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय इलाकों में बारिश का कारण क्या है? तो तमिलनाडु के कोस्ट में इलाकों में बारिश का कारण क्या होता है? ये उत्तर पूर्वी मानसून होता है। देखिए, इंडिया में रेनफॉल दो तरीके से आती है, एक दक्षिण पश्चिम मानसून से, एक उत्तर पूर्वी मानसून से, यानी नॉर्थ ईस्ट मानसून से। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा। पीछे हटते दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम को स्पष्ट आसमान और बढ़ते तापमान से चिन्हित किया जाता है, और उच्च तापमान की स्थिति के कारण तापमान में वृद्धि होती है और आर्द्रता के कारण मौसम दमनकारी हो जाता है। इस स्थिति को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? देखिए, ये कंडीशन कब होती है? जब सितंबर के फर्स्ट वीक में ये हम कहते हैं कंडीशन होती है, जब रिट्रीटिंग मानसून प्रारंभ होता है, यानी जब मानसून जो है सीजन हमारा खत्म हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा क्लाउड है, क्लाउडी जो होता है वेदर, वो आसमान वो एकदम क्लियर हो जाते हैं, बादल बिल्कुल हट जाते हैं। इससे क्या होता है, जो सन की रेज है वो डायरेक्ट पड़ती है इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, नॉर्थ पार्ट ऑफ द इंडिया। इससे क्या होता है, यहाँ पे एक्सट्रीम हीट का जो फील किया जाता है कि अधिक से बहुत ही अधिक गर्मी, तापमान की वृद्धि हो जाती है और ह्यूमिडिटी बन जाती है। तो ये जो कंडीशन कब होती है, अक्टूबर के मंथ में होती है, इसलिए अक्टूबर की गर्मी हम इसे कहते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। देखिए, काफी इजी क्वेश्चन है, तो इनको मैं नहीं करा रही हूँ और आगे बढ़ते हैं। हम अच्छे क्वेश्चन देखेंगे अब, क्योंकि वरना हमारी वीडियो काफी लंबी बन जाएगी। तो आप देख लीजिए, फैक्ट है, विटीकल्चर क्या है, ये सब, और जितना भी पॉपुलेशन का डाटा है वो आप जरूर कर लीजिएगा, 2011 का कर लीजिएगा। और ये देखिए, सारा ये पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। 11 की जनगणना के अनुसार विकास दर है। देखिए, सारी फैक्ट रिलेटेड क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा विकास दर कहाँ हुई थी? मेघालय में। मानव गतिविधियां, देखिए, जो आय उत्पन्न करती, कितना आसान क्वेश्चन है। आर्थिक गतिविधियां कहलाएगा। सबसे कम सेक्स रेशियो कहाँ पाया गया? हरियाणा में। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए, कहाँ पे भूमि प्रधान खेती का प्रचलन है? ऑस्ट्रेलिया में। जनसंख्या घनत्व, देखिए काफी आसान क्वेश्चन आया ये, 382, 382। भूमध्य सागरीय क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? खट्टे फल, नींबू की खेती के लिए। मिल्पा, देखिए स्थानांतरित कृषि को मिल्पा कहा जाता है मैक्सिको में। देखिए, ये क्वेश्चन है ट्रांसहुमन, इसकी विशेषता क्या है? या ये हमारा ट्राइबल से जनजातियों वाला क्वेश्चन है। ये मैदानी इलाकों से पहाड़ी इलाकों में और पहाड़ों से मैदानों में स्थानांतरित हो जाते हैं। कितने सारे, देखिए इसमें जनसंख्या से रिलेटेड, आपकी पॉपुलेशन से रिलेटेड कितने सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। देखिए, अब क्वेश्चन ये जन्म दर ज्ञात करने का सूत्र बताना है। फर्स्ट इसमें देखिए ऑप्शन सही है, सारे फैक्ट है ये आपके। ये भी देखिए, पॉपुलेशन, अगेन पॉपुलेशन, जनसंख्या विकास कितना प्रतिशत रहा? 17.69%। देखिए, अरेबिका और रोबस्टा किसकी किस्में हैं? ये कॉफी की किस्में हैं। मिश्रित खेती की क्या विशेषता है? इसमें फसल और पशुपालन का संयोजन होता है। ट्रक खेती, देखिए सब्जियों के लिए है। देखिए, सारे हमारे मोस्टली टॉपिक इसमें कवर हो चुके हैं। क्लाइमेट, इंडियन ज्योग्राफी, मॉनसून और पॉपुलेशन ज्योग्राफी। अब हमारा एग्रीकल्चर ज्योग्राफी आ गया है। नॉरफॉक रोटेशन निम्नलिखित में से किसका प्रकार है? देखिए, फसल चक्रण के लिए यूज हुआ है, जिसमें हम बदल बदल के जो है विभिन्न प्रकार की फसलों की खेती करते हैं। भूमि के स्वामित्व के आधार पर कृषि को कितने प्रकारों में बांटा जाता है? 3 प्रकारों में बांटा जाता है। संयुक्त सेंटीमीटर। गन्ने के विकास के लिए उपयुक्त तापमान की सीमा कितनी होनी चाहिए?
देखिए फिर सारा आपका ये एग्रीकल्चर के क्वेश्चन है। गुड़ खांड क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? गन्ने की प्राप्त होने वाले काले भूरे रंग की चाशनी को हम गुड़ या खांड कहते हैं। वाणिज्यिक खेती की क्या विशेषता है? इसमें क्या होगा? देखिए बड़े बड़े हमारे फार्म होंगे, किसानों के लिए बाजार के लिए फसलों को उगाता है और कृषि क्षेत्रों का बाजार से अच्छा संपर्क होता है। बेसिकली इसमें मार्केट से कनेक्शन काफी अच्छा रहता है वाणिज्य खेतों में। कमर्शियल बोलते हैं इसे हम, कमर्शियल फार्मिंग। निम्नलिखित में से किस पौधे में थीन नामक उत्तेजक पदार्थ होता है? चाय में। पैन अमेरिका राजमार्ग किसे जोड़ता है? पैन अमेरिका राजमार्ग किसे जोड़ता है? प्रूडो अलास्का को दक्षिण अफ्रीका में अर्जेंटीना के शीर्ष से जोड़ता है। विश्व के किस भाग में हार्ड रेड स्प्रिंग गेहूं उगाया जाता है? कहाँ उगाया जाता है? कनाडा और उत्तरी अमेरिका में उगाया जाता है। ट्रैक पर दो समांतर रेलों की बीच की दूरी को क्या कहते हैं? गेज। बियर और विस्की के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से देखिए फसल जो से किया जाता है, काफी आसान क्वेश्चन है। क्या है? सोको क्या है? राज्यों के स्वामित्व वाले खेत। देखिए एग्रीकल्चर तक काफी क्वेश्चन हो चुके हैं अभी तक। यातायात भूगोल से संबंधित क्वेश्चन आ गए हैं। ऐसे विकल्प को चुनिए जो गोल्डन चतुर्भुज द्वार को जोड़ने वाले शहरों का सही क्रम दर्शाता है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। भूमिगत खनन पद्धति को किस नाम से जाना जाता है? सॉफ्ट पद्धति। निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागरीय मत्स्य उत्पादन का भाग नहीं है? पेरू नहीं है। जापान, रूस और दक्षिण कोरिया है जहाँ पे फिशिंग की जाती है, फिश का प्रोडक्शन किया जाता है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्यूटर के भी दिए गए हैं। HTTP का विस्तारित रूप क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फिर है यूरोपियन संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यूरोपियन संघ का मुख्यालय बेल्जियम में स्थित है। देखिए कुछ इसमें आपसे कुछ फुल फॉर्म भी पूछनी है। CAZRI का विस्तारित रूप क्या है? क्या है? सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो आप फुल फॉर्म्स को भी याद कर लीजिएगा। इस तरीके से ये आपके फैक्ट सारे दिए गए हैं। बाकी क्वेश्चन में आपका कोई भी समझने वाला नहीं है। जियोड का आकार है पूर्णवर्ताकार। देखिए लैन का विस्तारित रूप क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन है ये। पनामा नहर को किस वर्ष खोला गया था? 1914 में खोला गया था। ऑल इंडिया रेडियो को देखिए आकाशवाणी कहा जाता है। काफी आसान क्वेश्चन। साफ्टा का सदस्य नहीं है? म्यांमार नहीं है। देखिए सारे हमारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। इसी के साथ हमारी ये वीडियो खत्म होती है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और भी आपकी कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा भी आप और वीडियो चाहते हैं ऐसे ही तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।